फलस्तीन के दुश्मनों को यमनी अंदाज में हूथियों का खतरनाक चुम्मा। फिर मार गिराया अमेरिका का MQ-9 ड्रोन। शर्म से अमेरिका पानी पानी। 13वां ड्रोन मार गिराने पर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पसरा सन्नाटा। इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया कत्ल से उठाया पर्दा। हमास ने इस दावे पर उठाया सवाल, बताया ख्याल पुलाव। इजराइल गजा छोड़ने के सवाल पर कर रहा आनाकानी। गजा पर कब्जे की नीयत उजागर। सीज फायर के लिए नई शर्तें जोड़ रहा इजराइल। हमास ने नेतन्याहू की नीयत पर उठाया गंभीर सवाल। गिरफ्तारी के डर से बीमार पड़े नेतन्याहू अचानक अस्पताल में भर्ती। कोर्ट से लगाई गुहार, मिलॉर्ड अपन तो बेहद बीमार। अदालत में पेशी से इनकार। रूस के साथ रिश्ता चाहते हैं सीरिया के नए नेता। पुतिन को नाराज करने से बचना चाहते हैं अहमद अल शरा और अबू मोहम्मद अल जोलानी। तुर्की ने अमेरिका से कहा, बंद करो कुर्द मिलिशिया का समर्थन। कुर्दिश फोर्स आतंकी संगठन हमारा कट्टर दुश्मन। गजा सिटी में एक और अस्पताल पर इजराइल का हमला। कमाल अदवान हॉस्पिटल के जैसे ही कर रहा अल वफा हॉस्पिटल पर हमला। इजरायली सेना ने अस्पताल में किया 7 लोगों का कत्ल। कईयों की हालत बेहद गंभीर। तमाशा देख रहे छुप्पे वाले अरब के बद्दू। और गजा में मरने वालों की कुल तादाद हुई 45,484। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका ब्रिटेन को और पश्चिम के यूरोपियन देशों को यमन के हूती चैन से सांस नहीं लेने देंगे। पहले तो इन लोगों ने अमेरिका के 2 F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन बार बार हमला करते रहे। फिर इन लोगों ने इजराइल के भीतर तेल अवीव में मौजूद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इजराइल का बेन गुरियन, उस पर अटैक किया, पर इजराइल फिर भी नहीं माना। अब जब अमेरिका बार बार इजराइल के समर्थन में यमन के ऊपर हमले करने आता है, तब यमन के हूती अपनी ताकत का लोहा मनवाने से पीछे नहीं हटते। कहावत भी है, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और खासकर ऐसे दुश्मन को जिसको जंग लड़ने की महारत हासिल हो और कई बार वो दुश्मन को नाके चने चबाने पर मजबूर कर चुका हो। ऐसे दुश्मन से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। लेकिन अब यमन के हूतियों ने एक बार फिर से अमेरिका को झटका दिया है। अमेरिका ने अपने MQ-9 ड्रोन के जरिए यमन के इलाके का जायजा लेने के लिए पहुंच गया था, लेकिन यमन के हूतियों ने एक बार फिर से अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन जिस तरीके से बार बार यमन के हूती मार गिरा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अमेरिका के ड्रोन का सबसे बड़ा कब्रगाह अगर कोई बन गया है तो वो है यमन का इलाका। और यमन के आसमान में जैसे ही वो पहुंचता है, वैसे ही यमन के हूती अपनी होममेड मिसाइल, यानी देसी मिसाइल जो इन्होंने खुद से बनाई है, दूसरे के जरिए अडॉप्ट नहीं किया, दूसरे की मदद से हासिल नहीं की, बल्कि खुद ही अपने हाथ से बना लिया और ऐसा मिसाइल बनाया कि उस मिसाइल से अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया। और हौतियों ने इस बार जो रिपर ड्रोन मार गिराया है MQ-9, वो कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रिपर ड्रोन नहीं था जिसे हूतियों ने मार गिराया हो, बल्कि 13वां रिपर ड्रोन था। बाकायदा यमनी आर्म फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने इस बार जो रिपर ड्रोन मार गिराया है वो 13वां रिपर ड्रोन था, और ये बाकायदा अल-बायदा सूबे के ऊपर ये उड़ रहा था। इसके बाद यमन के हूतियों की नजर पड़ी और उन लोगों ने इसे मार गिराया। इस एक MQ-9 रिपर ड्रोन की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो है 31 मिलियन $31 मिलियन, करोड़ों की लागत का ये रिपर ड्रोन है, जिसे यमन के हूतियों ने मार के जमींदोज कर दिया, चीथड़े उड़ा दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद जिस तरह की खामोशी तेल अवीव में देखी जा रही है, जिस तरह की खामोशी अमेरिका में देखी जा रही है, वॉशिंगटन में देखी जा रही है, उससे तो यही लगता है कि अमेरिका को बहुत ही भारी सदमा लगा हुआ है, क्योंकि वो जो दुश्मन को जितना कमजोर समझ रहा है, दुश्मन उतना कमजोर है नहीं।
ना तो इसराइल की सोच के मुताबिक यमन के हूती कमजोर हैं और ना ही अमेरिका की सोच के मुताबिक यमन के हूती कमजोर हैं, मजलूम हैं। और जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल ने यमन के हूतियों को हमास समझने की भूल की है, ये उन पर बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। यमन के हूती ना तो हमास हैं और ना तो लेबनान का हिजबुल्लाह, बल्कि यमन के हूती इस हद तक ताकतवर हैं जिनकी ताकत को आंक पाना इसराइल अमेरिका के बस की बात नहीं है। शायद किसी बड़े तैयारी के साथ इन पर अटैक करना होगा और अमेरिका इसराइल को इस बात पर भी गौर करना होगा कि यमन के हूतियों से सीधे न लड़के जो अरब में बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए हैं प्रॉक्सी के तौर पर अमेरिका के, उन अरब के झुब्बे वालों के जरिए ही हो सकता है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो किसी भी वक्त यमन के हूतियों पर अटैक करवाया जा सकता है, ना कि वो खुद इसमें अटैक में शामिल होना चाहेंगे। तो अमेरिका, इसराइल अरब के झुब्बे वालों की कोशिशें तेज कर सकते हैं कि जाओ हमारे दुश्मन हूतीज को ठिकाने लगाओ। आखिर इतने सालों से हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया हुआ, इतने सालों तक हमने तुम्हें सत्ता थमाए बैठी है, जाओ उनसे लड़ो, हमारे काम को आसान करो। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, खबरें यहीं तक नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा मामला यह भी सामने आया है कि इसराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स नए नए मंत्री बने हैं और नए नए मंत्री बनने के बाद इनकी चोंच कुछ ज्यादा ही चलने लगी है और इन्होंने इस्माइल हानिया को लेकर के खूब बड़े बड़े दावे किए हैं और कहा है अपने तारीफ करते हुए कि किस तरीके से हमारे जो एजेंट हैं, इजरायली एजेंट हैं, लोगों ने ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया, हमास चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल को प्लान किया और कैसे खुफिया मिशन को अंजाम दिया। और तारीफों का पुल बांधते हुए चैनल 12 से बात करते हुए इजराइल काट्स ने जो बातें कही हैं उसमें इस तरह से है कि इस्माइल हानिया आईआरजीसी के कैंपस में जिस सिक्योरिटी दस्ते के बीच में आराम फरमा रहे थे, जिस कमरे में, उस कमरे में जो है एक आईईडी एक्सप्लोजिव डिवाइस उनके बेड के पास रखा गया था, यानी छुपाया गया था। और रात 1:30 बजे उस आईईडी को जिसे फिट किया गया था उसे ब्लास्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से इस्माइल हानिया मारे गए। ये बड़ी बड़ी कहावतें इजराइल ने खूब प्रपंच अपना फैला दिया और ऐसे ही करके दुनिया भर में यूरोप और मीडिया प्रेस के जरिए इसी तरीके से सस्पेंस थ्रिलर पैदा किया जाता है कि देखो देखो अमेरिका उतना आगे नहीं बढ़ा जितना आगे इजराइल बढ़ा है और वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी को मार सकता है, किसी को पखाने में झांक कर देख सकता है कि किसके खुड्डी में कितनी पानी भरी है, बकेट में कितना पानी है, वो जान सकता है। और इसलिए देखो उसने इस्माइल हानिया को मार दिया। पर जैसे ही ये खबर आम होती है, बाहर आती है, वैसे ही हमास ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजराइल के इस दावे का खंडन कर दिया और कहा कि नहीं, ईरान की खुफिया एजेंसी ने बाकायदा इस मामले की जांच की थी। जिस वक्त ईरान के नए नवेले राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसी वक्त हमास चीफ इस्माइल हानिया उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और उसी दौरान यह वाकया हो गया, उनके साथ पेश आया और वो शहीद हो गए। हमास ने कहा है कि ईरानी खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा जांच किया है और अपनी जांच में यह बताया है कि 7.5 किलो का लोड वाला बाकायदा एक मिसाइल यूज किया गया और यह मिसाइल कैसा था? गाइडेड मिसाइल। और यह गाइडेड मिसाइल इस्माइल हानिया के मोबाइल फोन को ट्रैक कर रहा था, यानी जहां भी उनका मोबाइल फोन होगा उसी जगह जाकर के वो अटैक करेगा। और हुआ भी ऐसा ही, गाइडेड मिसाइल के जरिए इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया। गाइडेड मिसाइल इस तरह से होती है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से अपनी दिशा को बदल सकती है। उसको लोकेशन पहले से ही दे दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है और वो ठीक अपने लोकेशन पर ही जाता है, चाहे खिड़की दरवाजे में घुसना हो, चाहे किसी और छेद के जरिए घुस करके जाना हो, लेकिन वो अपने मिशन को अंजाम देता है क्योंकि उसके पास पहले से ही लोकेशन फिट कर दी गई होती है। और उसी 7.5 किलो वजनी मिसाइल के जरिए ही इजराइल ने इस्माइल हानिया का कत्ल किया। और ये बात हमास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और इजराइल के दावे का खंडन किया। खैर,
बात आगे बढ़ाते हैं। अब होता यह है कि नेतन्याहू इस वक्त बड़े घबराए हुए हैं। घबराए इसलिए हुए हैं क्योंकि अदालत में करप्शन को लेकर के जांच चल रही है, अदालत में डे टू डे सुनवाई हो रही है, और जब जब सुनवाई में उनको जाने का मौका मिलता है तब तब नेतन्याहू को खूब प्यास लगता है, खूब पसीना होता है। और वो इसलिए क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ काले हो ही जाते हैं। नेतन्याहू ने अब एक नया बहाना इजाद किया है, और इजाद क्या किया है बल्कि कर दिया है। वो चुपचाप अस्पताल में एडमिट हो जाता है, बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में। भाई बिल्कुल हालत खराब है, होश नहीं हो रहा, कई दिन तक वो एनेस्थेटिक हालत में रहेंगे, नींद वाली हालत में रहेंगे, सोए रहेंगे, बेहोशी की हालत में रहेंगे। और उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उन्हें प्रोस्टेट हो गया है, और नेतन्याहू के प्रोस्टेट की जो है वो सर्जरी ही की गई है इतवार के रोज ही। और ये बताया जा रहा है कि अभी ये लंबे समय तक अस्पताल में ही ये भर्ती रहेंगे। हालत इनके सुधार हो जाएगा तो फिर ये ठीक होने के बाद वापस आएंगे, और अदालत के कामकाज वाले मामले में अदालत के जो हुक्म होंगे उसको तामील किया जाएगा। नेतन्याहू ने अपने वकील के जरिए अदालत में जाकर गुहार लगाया है कि मे लॉर्ड, मेरा ने मुवक्किल जो है नेतन्याहू, उसकी हालत बेहद खराब है, उसकी सर्जरी की जा रही है, बेचारे की उम्र हो गई है, वो अस्पताल में भर्ती है और उसका सर्जरी किया गया है, लिहाजा जब वो ठीक हो जाएंगे तभी आ पाएंगे, वो सुनवाई में तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। प्लीज हमारी गुहार सुन लीजिए, वो बंदा अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद अदालत ने उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और फिर 6 जनवरी तक की एक तारीख दे दी कि चलो भाई आराम करके आना, ठीक ठाक होके आना, यानी एक लंबा डेट दे दिया इनको। थोड़ी सी इनको राहत हो गई। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू को पेशाब के रास्ते में इंफेक्शन हो गया। मतलब देखिए, इतने बड़े पहलवान आदमी का पेशाब का रास्ता कितना कमजोर था, इतना जल्दी वो शिकस्त हो गया, इंफेक्शन हो गया उसे। इतने हाई प्रोफाइल आदमी को पेशाब इंफेक्शन हो गया। खैर, बीमारी है, अल्लाह किसी को भी दे सकता है। पर नेतन्याहू सिर्फ एक ही बार बीमार नहीं पड़े, ये अलग अलग मौकों पर कई बार बीमार हुए। इससे पहले इसी साल खबर आई थी कि नेतन्याहू को हार्निया हो गया, उन्होंने हार्निया के ऑपरेशन के लिए फिर एडमिट कराया गया, उस वक्त भी बीमार पड़े। उससे भी पहले एक बार और वो एडमिट हुए थे, उस दौरान उनको पेसमेकर लगाया गया था, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब इतना बड़ा अपना जिगरा लेकर घूमने वाला आदमी, वो दिल का इतना कमजोर है कि उसे पेसमेकर का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके जिस्म, उसके किडनी, गुर्दों की इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी छोटे मोटे इंफेक्शन को झेल पाए, हार्निया का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। उसके जिस्म में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो इन्फेक्शन को झेल सके, उसके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया। खैर, अल्लाह जिसे इज्जत चाहे, जिसे चाहे बेइज्जत करवा देता है और जिसे चाहे नेमत देता है। हालात ऐसे ही बने हुए हैं नेतन्याहू के, क्योंकि इजराइल के भीतर ही उनके खिलाफ आग उगले जा रहे हैं। नेतन्याहू के घर के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं तो फिर पब्लिक को गिरफ्तार करना पड़ता है नेतन्याहू की सिक्योरिटी के लिहाज से, कि भाई क्या पता कब कौन सा मिसाइल आकर के दाग जाए, कब कौन सा बंदूक उठा करके नेतन्याहू को ठोक कर चला जाए। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान, ये तो अलग अलग दुश्मन है, बहुत बात के दुश्मन है। लेकिन इजराइल के भीतर जो दुश्मन मौजूद हैं, उनकी अपनी कौम में, अपनी यहूदी बिरादरी के, जो नेतन्याहू को देखना पसंद नहीं करते, वो नेतन्याहू के लिए बड़े खतरा बना हुए हैं। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में नेतन्याहू को आईसीसी के जरिए ना सही, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिए ना सही, अपने ही जेरूसलम की अदालतों के जरिए ही उन्हें जेल जाना पड़े, और उन्हें जेल भेजा जा सकता है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल गाजा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो किसी भी हाल में गाजा को नहीं छोड़ना चाहता, उसकी नीयत खराब है। दुनिया जानती ही है कि वो कैसे अपना विस्तार करता है, कैसे नए नए सेटलर्स को ले जाकर के
कब्जा वाले इलाके में लेकर बसाता है। नेतन्याहू की यही मंशा है। इजराइल हमास को यह नहीं बता रहा अपने मसौदे में कि वो कब गजा को छोड़ेगा। इजराइल यह भी नहीं बता रहा है कि वो किस तारीख को और गजा छोड़ने का रोड मैप क्या होगा, किधर से कैसे हटेगा, इस बारे में कोई स्ट्रेटजी पेश नहीं कर रहा है। इसलिए हमास को शक है कि इनकी नीयत ही ठीक नहीं है और ये लंबे समय तक गजा में बने रहना चाहते हैं। इनकी नीयत अच्छी नहीं है कि गजा को छोड़ेंगे। यहां तक कि इजराइल नई नई शर्तें भी जोड़ रहा है। जो सीज फायर बिल्कुल नजदीक आ चुका है कि बस आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, नरसों हो जाए, किसी भी वक्त सीज फायर का ऐलान हो जाए। बंधक समझौते का बारे में भी इजराइल खुलकर नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बता रहा है, जग जाहिर नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा कि भाई हम मंशा क्या है, हम बंधकों को छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं, अदला बदला करनी चाहते हैं कि नहीं बता रहा। यहां तक कि सीज फायर जो है, जो शांति विराम होने वाला है, युद्ध विराम, उसमें नई नई शर्तें जोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से हमास अब उसको ये उम्मीद कम लग रही है कि नेतन्याहू या इजराइल की मंशा है कि वो सीज फायर करना भी चाहते हैं। वैसे भी नेतन्याहू चाहते हैं कि जो भी बंधक हमास के पास मौजूद हैं उनको किसी न किसी हमले के में मार दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इजराइल के ऊपर दबाव बनेगा, ना नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचाने में परेशानी होगी और ना जंग खत्म होगा। क्योंकि जंग खत्म होने के बाद नेतन्याहू को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं। उन्हें जेल जाने की नौबत भी आ सकती है और नेतन्याहू अगर गए तो लंबा जाएंगे, यानी सीधे जेल में जाएंगे। पर इतना आसान नहीं है। नेतन्याहू उठकर भाग सकता है अमेरिका, वहां भी जाकर अपनी पनाह ले सकता है, जान बचा सकता है। इसके अलावा अगर जिक्र करें तुर्की की, तो तुर्की ने अमेरिका से कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि आपको कुर्दिश मिलिशिया का समर्थन बंद करना होगा। उन्हें हथियारों की सपोर्ट, उन्हें जंग की ट्रेनिंग, उन्हें पैसा मालो दौलत देने से आपको परहेज करना पड़ेगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात करते हुए कहा है कि आपको सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, जिसे कुर्द मिलिशिया कहते हैं, आपको इनका समर्थन बंद करना होगा। क्योंकि ये YPG, जिसको तुर्की आतंकी समूह मानता है, ये उसी का एक समूह का ही एक संगठन है जो तुर्की में मौजूद है और कुर्दिस्तान मुल्क की बात करता है। सीरिया से अलग, इराक से अलग और तुर्की के इलाकों को अलग करके एक नए मुल्क की डिमांड करता है, जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। और ये लंबे समय से कोशिश कर भी रहे हैं। कुर्द एक बहुत ही जंगजू बहादुर कौम है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक भी कुर्द कबाइल से ही था और बड़े ही जंगजू होते हैं। लेकिन अमेरिका ने इस पे साजिश करके कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनको कुर्दिश फोर्स के तौर पर खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी और कहा कि ये लोग कुर्द लीडर हैं और ये लोग ISIS को खत्म करेंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे और हम इनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन तुर्की भी इस चीज को समझ रहा है, बाकी देश भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अमेरिका किसी भी देश में किस तरह से दखल देता है, उसका दखल देने का तरीका क्या होता है। कुर्दिस्तान के नाम पर वहां पर कोई भी कत्ल-गारत करने के लिए SDF फोर्स तैयार रहती है। तुर्की जो है वो कुर्दों को अपना कौमी भाई मानता है, कुर्दों को तो भाई मानता है, लेकिन जो कुर्दिश फोर्स है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है और उसे अपने लिए खतरा करार देता है। खैर, इस बारे में हम आपको कई एपिसोड पहले भी दिखा चुके हैं कि तुर्की की मंशा आखिर है क्या। लेकिन जब बात सीरिया की हो तो सीरिया का जिक्र भी करना जरूरी है। सीरिया में अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी जब से सीरिया के नए लीडर के तौर पर सामने आए हैं, अब जाकर उन्होंने अल अरेबिया से बात करते हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो रूस को नाराज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं
कि रूस अगर उनके मुल्क से बाहर होता है, यानी रूसी सेना या रूसी मिलिट्री जो वहां पे बैठी हुई है सीरिया के भीतर, वो सीरिया के भीतर से अगर वो निकलता है, रूस अगर वहां से छोड़कर निकलता है, तो इस तरह से ना निकले कि रूस के साथ सीरिया के ताल्लुकात बेहद खराब हो जाएं। अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी ये कहते हैं कि रूस दुनिया का दूसरा बहुत ही पावरफुल कंट्री है, उसे हमारे देश से निकलना है, लेकिन उसे निकलने का अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रूस के साथ रिश्ते खराब हों। जाहिर सी बात है, सियासत में कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता। तो अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल जुलानी कहते हैं, वही अहमद अल शरा अब ये सोचते हैं कि रूस के साथ उनके रिश्ते बेहतर हों, अच्छे ढंग से हों। पर गाजा और फलस्तीन की बात ना की जाए, फलस्तीनियों की बात ना की जाए, उनके गम, दर्द और तकलीफ, गुस्से का जिक्र ना किया जाए, फिर तो कोई भी खबर मिडिल ईस्ट से दिखाने का कोई मायने नहीं रह जाता। कमाल अल अदवान हॉस्पिटल पर अटैक के बाद, उस अस्पताल को जलाए जाने के बाद इजराइल ने एक नए हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया है और उस अस्पताल का नाम है अल वफा और यह गाजा सिटी में मौजूद है। और गाजा सिटी के इस अस्पताल पर अब इजराइल ने गोलाबारी शुरू की है, इस पर अटैक शुरू किया है। हालत यह हो गई है कि हॉस्पिटल के भीतर कई स्टाफ, मरीज और कर्मचारी मारे गए हैं। कम से कम 7 हॉस्पिटल के भीतर लोगों की मौत हुई है, यानी जिसे कहा जाए कि इजराइल ने 7 लोगों को, 7 पीपल्स को कत्ल किया है। इजराइल इसे भी कमाल अदवान हॉस्पिटल की तरह आग के हवाले कर देना चाहता है। उसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज गजा के भीतर बाकी रहे। अब तो गजा की यह हालत हो गई है कि गजा में हलाक होने वालों की तादाद दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब गाजा में 45,484 के करीब फलस्तीनियों की मौत हो गई है। पर यह 45,484 जो आंकड़ा है ना, यह ऑफिशियल डेटा है, मतलब नाम, पता सब कुछ लिख करके बाकायदा रखा गया है। ऐसी बहुत से गुमनाम फलस्तीनियों की आज भी तलाश जारी है जिनको इजराइल ने मार दिया, और इनकी तादाद तकरीबन लाखों बताई जाती है। हजारों बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सबको इजराइल ने मार दिया। गजा के भीतर हालात यह है कि सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, तंबू, टेंट उड़ जा रहे हैं। 13.5 लाख टेंट का इंतजाम किया गया था फलस्तीनियों के लिए, जिसमें से 11 लाख तो बिल्कुल खराब हो गए, डैमेज है, उनको कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। तो गजा के भीतर भूखमरी का भी आलम है, दवाइयों की भी किल्लत है। गजा के लोग रोजाना भूख, किल्लत, मौसम और बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। अरब के जुब्बे वालों ने जिस हालात में उनको छोड़ा है ना, तारीख इससे याद रखेगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।